डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस में बार बार पूछे जाने वाला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम इसे इतना आसान करेंगे कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म किया था, जिसमें हमने देखा कि लोगों ने राजा की सत्ता को ख़त्म करके स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विचार सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित रहे या पूरे यूरोप में फैल गए। दरअसल फ्रांसीसी क्रांति ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, इसने लोगों की सोच बदली और यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद का जन्म। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे यूरोप के अलग अलग देशों में लोगों ने खुद को एक राष्ट्र के रूप में पहचानना शुरू किया, कैसे छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर बड़े देश बने जैसे जर्मनी, इटली, और कैसे राष्ट्रवाद ने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। अब हम इस पिक्चर को देखते हैं। इस चित्र में कलाकार ने एक सपना दिखाया है, एक ऐसा विश्व जहां सभी देश स्वतंत्र और लोकतांत्रिक हो। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग देशों के लोग जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि सभी लोग अपने अपने राष्ट्रीय झंडे लेकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब लोग अब राजा के लिए नहीं, अपने देश के लिए खड़े हो रहे हैं। लेफ्ट तरफ एक महिला की मूर्ति है, यह लिबर्टी को दर्शाता है। मतलब अब लोग आज़ादी चाहते हैं, राजा की गुलामी नहीं। ऊपर आप देख सकते हैं एक धार्मिक और स्वर्ग जैसा दृश्य जहां ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब कलाकार दिखाना चाहता है कि राष्ट्रवाद एक सही और न्यायपूर्ण विचार है। चारों तरफ फरिश्ते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रतीक लेकर उड़ रहे हैं। जैसा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वही विचार अब पूरे यूरोप में फैल रहे हैं और यही विचार इस चित्र में दिखाया गया है। फाइनली इस चित्र से हमने क्या क्या सीखा? एक तो राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल रहा है और लोग अपने स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह चित्र किसने बनाया था? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था और यह एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 1848 में राष्ट्रवाद को दर्शाने वाली पेंटिंग बनाई थी। अगला है, यह चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था, सी ऑप्शन राइट है, 1848 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्र का मुख्य विषय क्या है? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के लोग एक साथ आकर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं? राजा, सेना, स्वतंत्रता की प्रतिमा या संसद? तो सी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर। इसका मतलब है कि लोग आज़ादी और अधिकारों की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है, स्वतंत्रता को चित्र में किस रूप से दर्शाया गया है? पुरुष, महिला, बच्चा या सैनिक? तो बी ऑप्शन राइट है, महिला के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र किस आंदोलन से जुड़ा है? तो औद्योगिक क्रांति से, राष्ट्रवाद से, पुनर्जागरण से या सुधार आंदोलन से? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई कतार किसका प्रतीक है? युद्ध का, व्यापार का, राष्ट्रों का एकीकरण और एकता का या धार्मिक यात्रा का? तो सी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रों का एकीकरण और एकता का। यह अलग अलग देशों के लोगों की एकता और उनके एकीकरण का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई थी? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रेडरिक सारियो ने। अगला क्वेश्चन है, सारियो ने कल्पना लोक में किस प्रकार के गणतंत्रों का स्वप्न दिखाया गया है? तो बी ऑप्शन राइट है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। सारियो ने अपने चित्रों में एक ऐसे गणतंत्र की कल्पना की है जो लोकतांत्रिक और सामाजिक हो, जहां लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। अगला क्वेश्चन है, पहले चित्र में किन क्षेत्रों के लोगों को दिखाया गया है? तो बी ऑप्शन राइट है, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है जो राष्ट्रवाद के विचार से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे थे। अगला है, चित्र में लोग किसकी वंदना करते हुए दिखाए गए हैं? तो राजा की, संविधान की, स्वतंत्रता की प्रतिमा की या सेना? तो सी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता की प्रतिमा की। चित्र में लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर बढ़ते हुए और उसका सम्मान करते हुए दिखाया गया है। यह दिखाता है कि लोग अब राजा की नहीं बल्कि स्वतंत्रता की पूजा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाया गया था? तो सी ऑप्शन राइट है, महिला के रूप में दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में क्या है? तलवार, झंडा, ज्ञान की मशाल या पुस्तक? तो सी ऑप्शन राइट है, ज्ञान की मशाल है, जो अज्ञानता को दूर करने और जागरूकता का प्रतीक है।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा के दूसरे हाथ में क्या है? संविधान है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो बी ऑप्शन राइट है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो अधिकार और समानता को दर्शाता है। प्रतिमा के सामने जमीन पर क्या दिखाया गया है? फूल, हथियार, निरंकुश संस्थाओं के अवशेष या किताबें? तो सी ऑप्शन राइट है, निरंकुश संस्थाओं के अवशेष दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि अब पुरानी तानाशाही व्यवस्था खत्म हो रही है। अगला क्वेश्चन है, सौर्यों के कल्पना लोक में दुनिया कैसे विभाजित है? वर्गों में, राज्यों में, राष्ट्रों में या जातियों में? तो सी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रों में। इसके अनुसार दुनिया अलग अलग राष्ट्रों में विभाजित है, जहां हर राष्ट्र स्वतंत्र है। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, लोगों की पहचान किससे की गई है? भाषा से, धर्म से, कपड़ों और पोशाकों से या रंग से? तो सी ऑप्शन राइट है, कपड़ों और पोशाकों से की गई है, जिससे पता चलता है कि वे अलग अलग देशों से हैं। अगला है, इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा, सैनिक, स्वतंत्रता की प्रतिमा या किसान? तो सी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता की प्रतिमा कर रही है, मतलब लोग स्वतंत्रता के पीछे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे कौन कौन से देश दिखाए गए हैं? तो कौन कौन से हैं? जर्मनी और इटली। ए ऑप्शन राइट है, जर्मनी और इटली दिखाया गया है, क्योंकि ये देश उस समय एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस को चित्र में कैसे पहचाना जा सकता है? सफ़ेद झंडे से, क्रांतिकारी तिरंगे से? तो बी ऑप्शन राइट है, क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। यह वही झंडा है जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनाया गया था, नीला, सफ़ेद और लाल। अगला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? जनता द्वारा शासन, ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं, लोकतांत्रिक शासन या संघीय व्यवस्था? तो बी ऑप्शन राइट है, ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं। निरंकुश सरकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सत्ता पर नियंत्रण होता है, जनता का शासन होता है, सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता या चुनाव होते हैं? तो सी ऑप्शन राइट है, सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। अगला है, इतिहास में किन सरकारों को निरंकुश कहा गया है? लोकतांत्रिक सरकारें, राजशाही सरकारें, गणतंत्र या संघीय सरकारें? तो बी ऑप्शन राइट है, राजशाही सरकारों को। अगला है, निरंकुश सरकारें किस प्रकार की होती थी? विकेंद्रीकृत, अत्यंत केंद्रीकृत, कमज़ोर या अस्थायी? तो बी ऑप्शन राइट है, हाईली सेंट्रलाइज्ड होती थी। कल्पना आदर्श यूटोपिया का क्या अर्थ है? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो बी ऑप्शन राइट है, आदर्श समाज की कल्पना। अगला है, कल्पना आदर्श समाज की क्या विशेषता है? आसानी से बन सकता है, बिल्कुल असंभव है, इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, केवल आर्थिक रूप से मजबूत? तो सी ऑप्शन राइट है। सौर्यों के चित्र में जर्मन लोग किस प्रकार के झंडे लिए हुए थे? तो जर्मनी का झंडा कैसा था? बी ऑप्शन राइट है, काला, लाल और सुनहरा। अगला क्वेश्चन है, चित्र बनने के समय जर्मन लोगों की स्थिति क्या थी? वे एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। तो सी ऑप्शन राइट है, एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जब सौर्यों ने पेंटिंग बनाई 1848 में, उस समय जर्मनी आज की तरह एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झंडा धारण करने वाले जर्मन लोग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका करते हैं? बी ऑप्शन राइट है, 1848 की उदारवादी उम्मीदों का। अगला क्वेश्चन है, 1848 की उदारवादी उम्मीदों का उद्देश्य क्या था? राजशाही स्थापित करना, कई राज्यों को एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत जोड़ना? तो बी ऑप्शन ही राइट था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन भाषी क्षेत्रों को किससे संगठित करने की इच्छा थी? साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, संघ या उपनिवेश? तो बी ऑप्शन राइट है, नेशन स्टेट। इसका मतलब क्या था कि जर्मन लोग चाहते थे कि सभी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग एक ही देश में जुड़ जाएं, यानी एक भाषा हो, एक पहचान हो और एक नेशन हो। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन लोगों के बाद किन क्षेत्रों के लोग दिखाए गए? तो बी ऑप्शन राइट है, ऑस्ट्रिया, सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग दिखाए गए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ऊपर आसमान में कौन दिखाए गए हैं? तो बी ऑप्शन राइट है, देवता, संघ और फरिश्ते दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार ने आसमान के इन पात्रों का उपयोग किसके प्रतीक के रूप में किया? युद्ध के लिए, शांति के लिए, राष्ट्रों के बीच भाईचारा या धर्म? तो सी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद ने यूरोप में किस प्रकार के परिवर्तन लाए? आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक और मानसिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन या सैन्य परिवर्तन? तो बी ऑप्शन राइट है, राजनीतिक और मानसिक परिवर्तन।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में क्या हुआ? साम्राज्य मजबूत हुए, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, युद्ध खत्म हुए या व्यापार घटा? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, साझी पहचान की भावना कैसे बनी? प्राकृतिक रूप से, संघर्षों, नेता और आम लोगों की गतिविधियों से, केवल सरकार से या युद्ध से? तो बी ऑप्शन राइट है, संघर्षों, नेताओं और आम लोगों की गतिविधियों से। अगला क्वेश्चन है, यह अध्याय किस पर प्रकाश डालता है? आर्थिक नीतियाँ, युद्ध, वे प्रक्रियाएं जिनमें राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का विकास हुआ? तो सी ऑप्शन राइट है। अर्नस्ट रेनन कौन थे? तो ये थे फ्रेंच फिलोसोफर। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र क्या है विषय पर व्याख्यान कब दिया था? तो वह दिया था 1882 में। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, यह व्याख्यान कहाँ दिया गया था? तो बी ऑप्शन राइट है, सोरबॉन यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पे है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, रेनन का प्रसिद्ध निबंध किस विषय पर था? लोकतंत्र, राष्ट्र क्या है, समाजवाद या साम्राज्यवाद? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्र क्या है। अगला है, रेनन ने किस विचार की आलोचना की? राष्ट्र धर्म से बनता है, राष्ट्र भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, राष्ट्र लोकतंत्र से बनता है या राष्ट्र सेना से बनता है? तो बी ऑप्शन राइट है। रेनन ने इस बात की आलोचना की कि राष्ट्र केवल भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें राष्ट्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या होता है? तो सी ऑप्शन राइट है, लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का परिणाम। अगला क्वेश्चन है, रेनन के अनुसार राष्ट्र का आधार क्या है? तो सी ऑप्शन राइट है, साझा अतीत और स्मृतियाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रों के निर्माण में महान पुरुषों का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है, केवल युद्ध, साझा गौरव और विरासत का निर्माण। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, रेनन के अनुसार राष्ट्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है? समान धर्म, समान इच्छा और संकल्प। तो बी ऑप्शन राइट है। रेनन के अनुसार राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी है लोगों की आज की इच्छा, यानी लोग साथ रहना चाहते हैं या नहीं, और इसे ही जनमत संग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेनन के अनुसार राष्ट्र किस प्रकार की एकता है? छोटी एकता, बड़ी और व्यापक एकता, धार्मिक एकता या सैन्य एकता? तो बी ऑप्शन राइट है, बड़ी और व्यापक एकता। रेनन के अनुसार राष्ट्र कोई छोटी या सीमित एकता नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी और व्यापक एकता होती है जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? राजा, सेना, जनमत संग्रह या धर्म? तो सी ऑप्शन राइट है, जनमत संग्रह, यानी हर दिन लोगों की सहमति ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, जनमत संग्रह क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सीधा मतदान जिसमें लोग किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। यह सीधा जनता की राय जानने का तरीका है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन राइट है, प्रत्यक्ष मतदान जिसमें लोग प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनन के अनुसार राष्ट्र का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? सेना, शासक, लोगों की इच्छा या धर्म? तो सी ऑप्शन राइट है, लोगों की इच्छा पर। रेनन के अनुसार राष्ट्र तभी बना रहता है जब लोग साथ रहना चाहते हैं। अगर लोगों की इच्छा खत्म हो जाए तो राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाता है। अगला है, रेनन के अनुसार राष्ट्रों का अस्तित्व क्यों आवश्यक है? व्यापार के लिए, शांति के लिए, स्वतंत्रता की गारंटी के लिए? तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि दुनिया में केवल एक ही कानून और एक ही शासक हो तो क्या होगा? शांति होगी, स्वतंत्रता बढ़ेगी, स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी या विकास होगा? तो सी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये तो बस शुरुआत है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि पार्ट मिस ना हो। थैंक यू।